एवरीवन, इन लास्ट सेशन हमने चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट स्टार्ट किया था और ये उस क्लास का सेकंड पोर्शन है। अब तक हमने कवर किया है कि सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है, चैप्टर का नाम ही था आवर एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, देन इकोसिस्टम क्या होता है, देन फूड चेन एंड देन फूड वेब। हमने 4 पॉइंट क्लियर किए थे। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक बार ओवरव्यू करते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट क्या था, इन्वायरमेंट इट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और इकोसिस्टम क्या था, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच कैसे इंटरेक्शन हो रही है, एंड देन फिर वो दोनों ऑर्गेनिज्म अपनी नॉन लिविंग थिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या था, इकोसिस्टम। देन हमने बात की थी फूड चेन की। फूड चेन क्या था नॉर्मली, कि एक लीनियर सीक्वेंस, एक लीनियर सीरीज है कि कौन किसके ऊपर फीड कर रहा है। जैसे कि फर्स्टली क्या था, प्रोड्यूसर्स, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है प्रोड्यूसर्स। देन प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन फीड कर रहा था, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन टॉप कंज्यूमर्स। और वो सारे बाद में क्या हो रहे थे, डिकम्पोज हो रहे थे। तो हमारा क्या था, 3 थे। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन इज कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स। ऑन द अदर साइड हमने फूड वेब किया। फूड वेब क्या था, जस्ट इंटरकनेक्शन या ओवरलैपिंग ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। कि बहुत सारी फूड चेन जब आपस में कंबाइन होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, फूड वेब। सेकेंड हमने बात की थी ट्रॉपिक लेवल की। ट्रॉपिक लेवल क्या है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन अ ग्राफ फॉर्म। ध्यान से सुनो, क्या है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन। अगर इस फूड चेन की हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रॉपिक लेवल। देन एक बार फूड वेब को रिवाइज करवा देती हूँ। फूड वेब क्या था, जैसे कि प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन प्लांट्स के ऊपर कौन फीड कर रहा है, ग्रास ऊपर। देन सेम ग्रास ऊपर के ऊपर कौन फीड कर रहा है, इंसेक्ट्स। और ये क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है। ऐसे ही अगर मान लो ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर के ऊपर और कौन फीड कर रहा है, माउस। तो ये क्या है, रैट जो भी है, तो क्या है, सारा एक लीनियर सीक्वेंस बन रहा है। तो ये अलग अलग फूड चेन की, ये एक फूड चेन चल रही है, ये एक फूड चेन, ये एक फूड चेन, वो आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है। तो ये क्या है, फूड वेब। एक इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था एंड देन इनकी सिमिलरिटीज क्या थी। तो सबसे पहले है फूड चेन और फूड वेब, जो कि हमने डेफिनेशन ही थी कि ये क्या है, एक लीनियर पाथवे है, कि कौन किसके ऊपर फीड कर रहा है, ये एक लीनियर पाथवे है। ऑन द अदर साइड फूड वेब क्या है, फूड वेब इंटरकनेक्टिंग पाथवे है, कि बहुत सारी जब जो फूड चेन है उनको कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन। सेकंड, जो फूड के जो सोर्स होते हैं वो बहुत एक इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई इंसेक्ट है, ठीक है, वो इंसेक्ट किस पे फीड करता है, प्लांट्स पे फीड करता है, ठीक है। और अब इंसेक्ट पे कौन फीड कर रहा है, इंसेक्ट पे जैसे कि कोई बर्ड फीड कर रहा है, या इंसेक्ट पे कोई माउस फीड, रैट फीड कर रहा है। तो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स बढ़ गया ना उसका फूड का, कि इसको ये नहीं मिला तो वो ये खा लेगा, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें बात की थी, एक बार समझा देती हूँ दोबारा। जैसे कि देखो, हम इसकी बात कर रहे हैं, ईगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ईगल क्या है, किसके ऊपर फीड कर सकता है, इसके ऊपर भी फीड कर सकता है। ईगल सेम इसके ऊपर भी फीड कर सकता है। जरूरी थोड़ी है कि जब कोई इंसेक्ट मिलेगा तभी ईगल फीड करेगा, नहीं। अगर उसको ये चीज मिल गई, माउस मिल गया, तो ये माउस के ऊपर फीड कर लेगा। तो बोलने का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, कि ये नहीं मिला तो कोई नहीं, मैं तो दूसरा खा लूंगा। जैसे आप घरों में करते हो कि खाना खाने का मन नहीं है, रोटी खाने का मन नहीं है, तो आज ब्रेड खा लेते हो। तो यूं तो है नहीं कि एक चीज पे ही आप डिपेंड हो, दूसरी चीज भी खा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज क्या है, देखो, आइसोलेटेड फूड चेन डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ये फूड चेन की डिक्रीज कर देता है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को। जैसे इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कोई इंसान रोटी के ऊपर रोटी खा रहा है तो उसको रोटी ही दे रहे हैं। तो अगर मान लो उसको एक दिन रोटी नहीं मिली तो वो ब्रेड के ऊपर फीड कर लेगा, पर ब्रेड भी नहीं है तो वो क्या है, एक चेन है उसकी, तो वो उसके ऊपर क्या है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर साइड फूड वेब में जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, कि ठीक है आज रोटी नहीं मिली तो ब्रेड खा ली, ठीक है। सेकंड क्या है, सेम, जो वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाई वन ट्रॉपिक लेवल, कि एक इंडिविजुअल एक ही ट्रॉपिक लेवल पे स्टैंड करता है। और फूड वेब में वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जैसे कि
ह्यूमन की बात कर रहे हैं, अगर ह्यूमन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खा रहे हैं तो आप किस में आएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में। और अगर ह्यूमन ये खा रहे हैं, मीट वगैरह खा रहे हैं, तो ये किस में आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। ठीक है, तो फूड वेब में यही है कि अगर फूड वेब के अंदर जो भी एक इंसान है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल पे स्टैंड करता है, जैसे कि ह्यूमन का एग्जांपल दिया कि अगर ह्यूमन हर्बीवोरस है तो वो किस में आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स में। और अगर ह्यूमन ओमनीवोरस है तो वो किसके अंडर आएगा, वो आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। ठीक है, इनमें सिमिलरिटीज देख देते हैं क्या है, सेम क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन किसको खा रहा है, फूड चेन भी वही कर रही है और फूड वेब भी वही कर रही है। सेकेंड, 10% ऑफ एनर्जी पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क करना कि 10% ऑफ एनर्जी पासिस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। जैसे कि इसको बोलते हैं 10% लो, जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा क्या था कि 10% ऑफ एनर्जी की जो 10% एनर्जी है वो ही ट्रांसफर होती है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसको क्या बोला गया है, 10% लो। तो इट से दैट only 10% of energy contained in our lower tropic level is trapped by next or higher tropic level. The remaining 90% lost, जो 90% बच गई वो क्या हो जाती है, वो lost हो जाती है या फिर respiration में यूज हो जाती है। जैसे कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझो, एक सेकेंड, जैसे कि देखो ये क्या है, लाइट का सिंगल सोर्स है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कौन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, प्लांट क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ लाइट, उनको लाइट भी चाहिए और लाइट का सिंगल सोर्स क्या है, सिर्फ सन, वही प्रोवाइड करेगा। तो क्या है, सन ने किसको लाइट प्रोवाइड करी, प्लांट्स को। प्लांट्स ने क्या किया, खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस की। अब प्लांट्स के ऊपर कौन फीड करता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब जैसे इसमें इंसेक्ट दिखा रखा है, इंसेक्ट क्या कर रहा है, फ्लावर के जो नेक्टर्स होते हैं उनसे सक कर रहा है नेक्टर को। ठीक है, तो इंसेक्ट क्या कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर, फ्लावर के ऊपर फीड कर रहे हैं। तो देखो जो स्टार्टिंग में एनर्जी थी वो क्या थी, 1000 जूल। ठीक है, इसकी 10% एनर्जी, यानी इसकी सिर्फ 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगी। तो 110 हट जाएगी, 10% का मतलब यही हुआ ना, 10% का मतलब क्या हुआ, तो 10% सिर्फ ट्रांसफर होगी, तो कितना आ गया, 1000 जूल। अब इस पे कौन फीड कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब सेकेंडरी कंज्यूमर में से फिर जो मैथ में करते हो ना, 10% उसका 10% उसका 10%, तो सेम। अब इस जो ये है 1000 जूल, इसका 10%, इसका 10% कितना हुआ, 100 जूल। अब 100 का फिर 10%, उसको कोई इंसान खा रहा है तो उसको उसके अंदर फिर 10% एनर्जी जाएगी, और वो कौन होगा, टर्शरी कंज्यूमर। कि मतलब हर ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर में, ट्रांसफर होने में 10% 90% लॉस हो जाती है, और रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो 90% कहाँ लॉस हुई है, एक तो ट्रांसफर में और एक रेस्पिरेशन में। जैसे कि देखो मैं क्या खा रही हूँ, मान लो मैं रोटी खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरे को उस खाने से क्या मिल रही है, मेरे को एनर्जी मिल रही है। मैं खाना इसलिए खाती हूँ ना कि मेरे को एनर्जी मिले, तो मेरे को एनर्जी मिल रही है खाना खाने से। पर जो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं वो डबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मैंने उनसे खाया ना, मेरे को सिर्फ उनकी 10% मिली है, सिर्फ 10%। ठीक है, जैसे कि सेम यही प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, सिर्फ 10% एनर्जी मिली है इसकी। अब ये इसको खा रहा है तो इसकी 10% मिली है, जो ये 10% था इसकी 10% मिली है। इसलिए देखो इसका 10 कट गया, देन 10, 10% में देन 10। अगर मान लो इसके ऊपर कोई फीड कर रहा है, टर्शरी कंज्यूमर के बाद कौन से आते हैं, टर्शरी कंज्यूमर के बाद कौन से आते हैं, टॉप कंज्यूमर्स। अगर मान लो सपोज करो इसके ऊपर कोई फीड कर रहा है, कौन फीड कर सकता है इसके ऊपर, ईगल के ऊपर कौन फीड कर सकता है, आप लोग तो नहीं खा सकते ना, तो ईगल को सिर्फ लोयन वगैरह खा सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं एक और इसका ट्रॉपिक लेवल बना देती हूँ,
मैं इसका ट्रॉपिक लेवल टॉप कंज्यूमर्स का बना देती हूँ। इसके ऊपर आते हैं टॉप कंज्यूमर्स, इधर लिख देती हूँ टॉप कंज्यूमर्स। अगर इसके ऊपर टॉप कंज्यूमर्स फीड कर रहे हैं और मैंने टॉप कंज्यूमर्स क्या लिया है, टॉप कंज्यूमर्स क्या है, लायन। अगर इसको लायन फीड कर रहे हैं तो कितनी परसेंट एनर्जी जाएगी? सोचने की बात है, सिर्फ 1 जूल, सिर्फ 1 जूल। तो कितने ट्रॉपिक लेवल हुए, गिनो, काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सिर्फ 5th ट्रॉपिक लेवल मैक्सिमम होते हैं। क्यों होते हैं? आंसर मिल गया है, क्यों होते हैं, क्योंकि 10% लो के अकॉर्डिंग 5th ट्रॉपिक में एनर्जी जाते जाते उसके पास सिर्फ 1% एनर्जी रह जाती है। अब अगर मान लो, सपोज करो कोई लोइन को भी खा सकता, सपोज करो कोई लोइन को भी खा रहा है, वैसे कोई नहीं खाता, मान लो सपोज करो कोई खा रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है वो खा रहा है, लोइन के ऊपर फीड कर रहा है, तो उसको एनर्जी क्या मिलेगी? लोइन के पास ही वैसे 1% मिली है। अब लोइन के पास 1 जूल मिली है, तो 1 का कितना करोगे, माइनस में जाओगे। तो बात तो वही होगी कि खाना खाया ना खाया बराबर बात है, क्योंकि खाना क्यों खाते हैं हम? एनर्जी के लिए। एनर्जी मिलेगी ही नहीं जो भी ऑर्गेनिज्म फीड करेगा। तो एक जो मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल होते हैं, मिनिमम होते हैं 3 to 4, 3 काउंट करते हैं, मिनिमम होते हैं 3 और मैक्सिमम होते हैं 4 to 5। ठीक है, तो 10% एनर्जी क्या है कि हर ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी पास होती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। किसकी फॉर्म में? ट्रांसफर की फॉर्म में और रेस्पिरेशन की फॉर्म में। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ सोल्व हुए हैं। पहला तो 10% एनर्जी लो क्या है, सेकंड हुआ है कि एक ट्रॉपिक लेवल में मैक्सिमम 5, मतलब एक जो फूड चेन होती है उसमें 5 ट्रॉपिक लेवल क्यों होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो क्या क्वेश्चन है कि एक जो फूड चेन होती है, फूड चेन के अंदर मैक्सिमम, फूड चेन के अंदर लिख देती हूं, फूड चेन के अंदर मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल क्यों होते हैं? मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल क्यों होते हैं? रीजन क्या है? सेम 10% लो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है सेम इसी से रिलेटेड कि जो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम कैसे होती है, कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है, किस वे में हो रही है। तो जो एनर्जी फ्लो हो रही है इकोसिस्टम में वो हो रही है यूनी डायरेक्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट वन इज तो कौन सी थी कि मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल कितने होते हैं एक फूड चेन के अंदर, और सेकंड क्या है कि जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर वो यूनी डायरेक्शनल होता है, कि सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। क्यों? बिकॉज सिंगल सोर्स क्या है हमारे पास, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उसमें सिंगल सोर्स क्या है, सन, और सन की एनर्जी क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। ये तो है नहीं कि वापस एनर्जी को भेज दोगे कि लो वापस जाओ, एनर्जी गई वापस, यूनी बाई डायरेक्शनल हो गया, नहीं, वो सिंगल डायरेक्शन है, वो सिर्फ सन से हमारी तरफ लाइट आ रही है, हम थोड़ी दे रहे हैं लाइट सन को। ठीक है, तो सन से लाइट आ रही है तो इसी को क्या बोला गया है, यूनी डायरेक्शनल। क्या है? एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, ये चीज समझ गए हो? तो देखो जैसे कि लिख रखा है, ईच ट्रॉपिक लेवल पासेस ऑन अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी इट, जैसे लास्ट स्लाइड में हमने किया था कि 10% एनर्जी जा रही है कहाँ से कहाँ, कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, और सम ऑफ दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज, हीट रिलीज हो रही है इनटू द एनवायरनमेंट। कितनी परसेंट एनर्जी लॉस हो रही है? 90%। कितने परसेंट हो रही है? 90%, और सिर्फ 10% एनर्जी पास हो रही है। जैसे कि ये ग्राफ में भी दिखाया गया है कि सन से लाइट आई, कहाँ गई? प्लांट्स के पास। प्लांट्स क्या थे? प्रोड्यूसर्स थे, तो लिख रखा है देन प्लांट्स के ऊपर कौन फीड कर रहा है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। और देखो ये दिखा रखा है, ये एनर्जी क्या गई? लॉस्ट होगी। कितने परसेंट एनर्जी लॉस्ट हुई है? 90%। देन 10% एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर होगी, देन सेम फिर 10%, 90% इसकी लॉस, देन 10%, 90% लॉस, एंड देन सब ये जब इनकी डेथ हो जाएगी डीकम्पोजर्स आएंगे, डीकम्पोजर्स आएंगे और इनका ब्रेकडाउन करेंगे
और सेम जो इनका ऑर्गेनिक मैटर था वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में वापस से सोयल के अंदर, मतलब सोयल के अंदर रिलीज कर देंगे। तो डीकम्पोजर्स का मेनली काम क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है आफ्टर देयर डेथ के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो उनका ऑर्गेनिक मैटर है वो किस में कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर में, और वो कहाँ रिलीज करते हैं, सोयल के अंदर। और फिर वो कहाँ, जो प्लांट्स है वो सोयल से वापस उनका जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में अपने अंदर ले लेते हैं, और वो कैसे साइकिल रन होती रहती है। हमने फर्स्ट उसमें ही पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में, कि इकोसिस्टम के अंडर दो पाथवे फॉलो होते हैं। फर्स्ट इज एनर्जी, कि एनर्जी का कैसे सर्कल हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी। देन फूड चेन, सेकेंड क्या था, फूड चेन। ये क्लियर है कि यूनिडायरेक्शनल क्यों है और 10% लो क्या है। तो ये दो स्लाइड इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, दो ही टॉपिक रहते हैं आप लोगों के, फर्स्ट वन इज द बायोमैग्निफिकेशन एंड सेकेंड वन इज द ओजोन लेयर। तो क्या है बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जस्ट पॉइजनस जो सब्सटेंस होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वो हर फूड चेन के अंदर, हर स्टेप के अंदर वो इंक्रीज होता जाता है। क्या, देखो दो चीज है, एनर्जी तो लॉस होती है 90%, ठीक है, एनर्जी तो लॉस होती है 90%, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। और जो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर मान लो किसी फर्स्ट टॉपिक लेवल में टॉक्सिक सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो सिर्फ इंक्रीज होती है। ठीक है, देखो जैसे कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या पॉइजनस सब्सटेंस है वो मूव्स अप ऑन द फूड चेन, की फूड चेन के अकॉर्डिंग वो मूव होते रहते हैं। जैसे कि देखो ये क्या है, वाटर है, ठीक है, मान लो कुछ पानी है, कोई रिवर है, कोई लेक है, उसके साइड में कुछ फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है। तो फैक्ट्रीज क्या करती हैं, अपना जितना भी गंदा या वेस्ट मटेरियल है वो सारा क्या करती है, उस पानी के अंदर रिलीज कर देती है, करती है। सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, सब कुछ है, वो अपना सारा गंदा पानी उस रिवर या लेक के अंदर रिलीज कर देती है। अब वो पानी क्या होगा, पानी पोल्यूटेड होगा, पानी तो खराब हो गया ना, तो पानी क्या होगा, पोल्यूटेड हो गया। अब पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। या फिर उस पानी के अंदर कौन रेस्पिरेशन कर रहा है या कौन उसको रेस्पिरेशन में यूज कर रहा है, कौन कर रहा है, सबसे पहले जू प्लैंक्टन। ठीक है, तो जो वाटर के जो अंदर जो पोल्यूशन था, जो कंसंट्रेशन थी, वो कहाँ चलेगी, जू प्लैंक्टन के अंदर। अब जू प्लैंक्टन को कौन फीड कर रहे हैं, स्मॉल फिशेस खा रही है। तो वो जो कंसंट्रेशन थी, जो पोल्यूटेड कंसंट्रेशन थी, वो कहाँ गई, स्मॉल फिशेस के अंदर गई। अब स्मॉल फिशेस को कौन फीड कर रही है, लार्ज फिशेस कर रही है। अब लार्ज फिशेस को जो भी हमारे ईगल वगैरह होते हैं या बर्ड्स वगैरह होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, वो खा जाते हैं। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे जो कंसंट्रेशन थी वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जैसे कि देखो यहाँ दिखा भी रखा है, जैसे कि देखो यहाँ क्या दिखा रहा है कि देखो 0.00003 ppm में उसकी कंसंट्रेशन थी, देन 0.04, देन 0.5, देन 2, देन 25। तो क्या हुआ, हर ट्रॉपिक लेवल में जो कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे दिखा रखी है DDT कंसंट्रेशन। ठीक है, DDT क्या होता है, एक ऐसे ही पोल्यूटेंट होता है जो पोल्यूशन क्रिएट करता है पानी के अंदर। ठीक है, तो DDT कंसंट्रेशन क्या है, हर ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज हो रही है। तो ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या था, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन टॉप, और लास्ट में कहाँ गया, जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, या टर्शरी कंज्यूमर्स बोल लो। तो हमारा हर ट्रॉपिक लेवल पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस था वो इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। देखो, एट ईच ट्रॉपिक लेवल केमिकल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, यानी जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन बोल लो या टॉक्सिक सब्सटेंस बोल लो, कि एट ईच ट्रॉपिक लेवल टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक कंसेंट्रेशन इंक्रीज। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, DDT कंसेंट्रेशन इंक्रीज फ्रॉम प्लैंक्टन टू फिशेज ईटिंग बर्ड्स। अब इसका कुछ तो इफेक्ट होगा ही। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ बर्ड्स फीड करते हैं मछली पे, हम लोग भी खाते हैं, हम लोग भी कंज्यूम करते हैं। तो अगर वो कंसंट्रेशन उस फिश के अंदर है, तो अगर उसको अब ह्यूमन फीड कर रहे हैं फिश के ऊपर, ऑब्वियसली बात है करते हैं, बहुत सारे हैं जो खाते हैं,
तो जो फिश को कंज्यूम करते हैं, अगर उस फिश के अंदर DDT की कंसंट्रेशन है तो वो सेम कंसंट्रेशन इंक्रीज होके ह्यूमंस के अंदर आएगी जो फीड करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे बायोमैग्निफिकेशन के इफेक्ट्स क्या है। फर्स्ट वन इज जैसे हाई अमाउंट ऑफ DDT, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल पढ़ा है। हायर अमाउंट ऑफ DDT जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो क्या करती है, DDT का अमाउंट करता है, जो कैल्शियम होता है उसके मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देता है या डिस्टर्ब कर देता है उसके मेटाबॉलिज्म को, कैल्शियम। और कैल्शियम क्या करता है, अगर हम ह्यूमंस के अंदर बात कर रहे हैं तो कैल्शियम बोन्स वगैरह, हमारी बोन्स किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की। ये हमें हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या करता है, कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म है उसको रोक देता है। और अगर बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज ऑफ द जो बर्ड्स की जो एग होते हैं, जो एग की शेल होती है वो किसकी बनी होती है, सेम कैल्शियम की। तो अगर मेटाबॉलिज्म उसका डिस्टर्ब हो गया, नहीं बन रहा है, वो तोड़ रहे हैं उसको, तो जो एग शेल थी वो भी कमजोर हो जाएगी। एंड देयर प्री मैच्योर ब्रेकिंग, जो प्री मैच्योर ब्रेकिंग दैट किल द एम्ब्रियो, ठीक है। तो सेम अगर कोई एग सेल है और उस बर्ड ने फिश को कंज्यूम किया है, अपने खाने के अकॉर्डिंग कंज्यूम किया, और उस मान लो उस फिश में DDT की अमाउंट है, तो जो खा रहा है, जो जिस बर्ड ने उसको खाया है, तो उसके जो एग की जो सेल्फ लाइफ है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस हार्मफुल पोल्यूटेंट सब्सटेंस, ठीक है। सेकंड, अगर उनकी बात कर रहे हैं, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और आप ये जो प्रीवियस स्लाइड में ग्राफ किया है वो भी याद रखोगे आप, DDT की। देन जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो भी सेम क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग कर देते हैं किसको, हमारी जो बॉडी में हमारा जो जैसे हाइपरटेंशन होती है, कैंसर क्रिएट होता है, या फिर हमारे ब्रेन की जो मसल्स होती हैं उनको सॉफ्ट कर देती हैं। हम भी ऐसे ही कंज्यूम करते हैं किसी न किसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग। देन बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मर्करी, थर्ड पॉइंट क्या है, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मर्करी इनटू फिशेज। जो मर्करी की अमाउंट भी क्या है, फिशेज के अंदर आती है फूड चेन के थ्रू, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ डेथ। ये केस स्टडी बता रखी है। जो थर्ड पॉइंट है ये केस स्टडी है, किसका, किसमें, जापान में, कि एक डिजीज कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो वहाँ रहते थे, उन्होंने मरकरी को कंज्यूम कर लिया था फूड चेन के अंदर, क्योंकि हर फूड चेन के अंदर वो हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है और उससे डेथ हो गई थी। मरकरी कंज्यूम करने से एक डिजीज वहाँ पे फैल गया था, क्या नाम था उसका, मिनीमाटा नाम का एक डिजीज था। वो मरकरी कंज्यूम करने की वजह से फूड चेन के अंदर फैल गया था और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। कहाँ का केस स्टडी है, जापान का, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही बात करते हैं सेलेनियम। जो ये सब्सटेंस है सेलेनियम, ये क्या होता है, एक्यूमुलेट इन प्लांट ग्रोथ, ठीक है। प्लांट ग्रोथ को क्या करता है, जब प्लांट ग्रो करता है उस टाइम ये एक्यूमुलेट हो जाता है, और जो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसको कम कर देता है, उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, कम कर देता है। और अगर मान लो उसको प्लांट्स के ऊपर कौन फीड करते हैं, हम लोग, अगर हम उसको फीड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एनिमल्स उसको फीड कर रहे हैं, तो उसका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होता है, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, स्टमक के लिए। तो स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में हमारे डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो आप देखो कि हर स्टेप पे क्या इंक्रीज हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये एग्जांपल थे कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं। देन मूव करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, मूव करते हैं ओजोन लेयर। सबसे पहले ओजोन लेयर आपको पता होने से पहले हमें जो अर्थ क्रस्ट की जो लेयरिंग होती है हमें वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी अर्थ है, अर्थ के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर होती है, टोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। जो भी हमारी जैसे जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है या फिर जहाँ पे एयरप्लेन हमारे फ्लाई करते हैं वो कौन से लेयर के अंडर करते हैं, वो करते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर। देन आती है स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन भी दो तरीके से होती है, एक होती है हमारे लिए बेड ओजोन, एक होती है गुड ओजोन, ठीक है। बेड ओजोन कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फियर में,
जो हमारी जो मेन लेयर है जहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, रेनफॉल होता है, या फिर जहाँ पे जो एयरप्लेन है वो फ्लाई होते हैं, तो वो कौन सी लेयर में होते हैं? वो होते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर, वो होते हैं इस लेयर के अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर। और ट्रोपोस्फियर में एक लेयर बनती है, ये एक बोल सकते हैं लेयर बनती है, ठीक है, उसको बोला गया है बेड ओजोन। ये कैसे बनती है? जैसे कि हम ये क्या बोलते हैं, कार वगैरह यूज करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट होता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। और वो पोल्यूशन क्या करता है? ऊपर जाता है। अब जैसे बहुत सारी फैक्ट्री हैं, तो फैक्ट्रियों से भी धुआं निकलता है, तो सेम एयर पोल्यूशन हो रहा है। वो पोल्यूशन क्या करता है? ऊपर जाके और जो ट्रोपोस्फियर की टॉप लाइनिंग है उसमें क्रिएट हो जाता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है सारा। तो वो जो ट्रोपोस्फियर में जो वो वेस्ट सब्सटेंस या वेस्ट पार्टिकल इकट्ठे हुए हैं, उनको क्या बोला गया है? बेड ओजोन। ऑन द अदर साइड गुड ओजोन क्या है? गुड ओजोन जो लेयरिंग होती है किसके अंदर? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, वो लेयर है। और वो क्या करती है? यूवी रेडिएशंस को, जो हार्मफुल सन की यूवी रेडिएशंस है, उनको अंदर नहीं आने देती, ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट पे नहीं आने देती। पर अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो वो ओजोन लेयर है वो थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो वो जो यूवी रेडिएशंस है वो हमारी अर्थ पे, मान लो वो पूरी डिस्ट्रॉय होगी, तो सारे जो भी ह्यूमन बीइंग है या फिर ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। देन हम ये समझ आ गया बेड ओजोन कहाँ मिलती है? ट्रोपोस्फियर के अंदर। और गुड ओजोन कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। देन मूव करते हैं कि ओजोन लेयर की फॉर्मेशन बनती कैसे है एंड इसका डिप्लीशन कैसे होता है, यानी ये टूट कैसे रही है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन देखो, ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्या होते हैं? O2। ऑक्सीजन हमारी कैसे बनती है? किससे मिलके बनी है? ऑक्सीजन के दो एटम से मिलके हमारी क्या बनी है? ऑक्सीजन। यहाँ से क्या आ रहे हैं? यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं सन से, एनर्जी आ रही है, एनर्जी यूवी रेडिएशंस आ रही है। वो क्या करती हैं? इस ऑक्सीजन को तोड़ देती है, इस ऑक्सीजन को क्या करती हैं? स्प्लिट कर देती है। और जब ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में मिलता है उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो किस फॉर्म में कर दिया? नेसेंट फॉर्म में कर दिया। अब ये ऑक्सीजन जो O2 के साथ जाके मिक्स हो जाएगा, सिंगल ऑक्सीजन O2 के साथ जाके मिक्स हो जाएगा और क्या बनाता है? O3। और O3 क्या करता है? इस यूवी रेडिएशन को आने नहीं देता, वापस बैक कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। सेम ऐसे ही देखो O2, ठीक है, ये स्प्लिट हो गया नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये किसके साथ जाके मिल गया? O2 के साथ, और क्या बन गया? O3। तो फॉर्मेशन कैसे होती है? जो O2 होता है एनर्जी स्प्लिट कर देती है यूवी रेडिएशन सिंगल O में, एंड देन जो सिंगल O था जिसको बोला गया है नेसेंट फॉर्म, वो O2 के साथ जाके मिक्स करता है एंड O3 की फॉर्मेशन करता है। ये फॉर्मेशन थी। एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। डिप्लीशन कैसे होती है? बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमें यूज नहीं करने चाहिए, बट फिर भी हम अपने घरों में करते हैं क्योंकि 2 मिनट एसी बंद होते ही गर्मी में क्या बोल देते हो कि एसी ऑन कर दो, फ्रिज यूज करते हो, सब इतने बड़े बड़े फ्रिज यूज करते हो, ठीक है। तो वो क्या, वो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, क्या? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC ओजोन लेयर डिप्लीशन का जो मेन रीजन है वो क्या है? CFC। HCFC का मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन हेलोन्स, देन मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये क्या होता है? जैसे AC है, रेफ्रिजरेटर है, ये जो फायर एक्सटिंग्विश होते हैं। एंड मिथाइल ब्रोमाइड कहाँ होते हैं? जो पेस्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, फार्मर्स अपने क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो वो फर्टिलाइजर्स भी क्या हैं? एक तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीशन में हेल्प करते हैं। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन होती कैसे है? ये तो केमिकल्स के नाम थे, अब होती कैसे है ये देखो। यूवी रेडिएशन आई। यूवी रेडिएशन कहाँ आई? सबसे पहले स्ट्रेटोस्फीयर पे मैंने बताया था आई। तो मान लो CFC की बात कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एनर्जी यहाँ पे आई, तो क्या होगी? स्प्लिट होगी। जो एक क्लोरो, ये था देखो लिख गया है अल्ट्रावायलेट क्लोरीन एटम, जो एक क्लोरीन एटम था उसको स्प्लिट कर दिया, उसको यहाँ से तोड़ दिया। वो टूटते ही कहाँ जाएगा? O3 लेयर के पास, क्योंकि ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ जाएगा? द क्लोरीन एटम ब्रेक अप एन ओजोन मोलिक्यूल, कि O3 मोलिक्यूल को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। एंड मेकिंग अ होल द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के अंदर क्या होगी? थिकनिंग, यानी थिक करता जा रहा है उसको। देन द मोलिक्यूल लेफ्ट आर्क, जो मोलिक्यूल लेफ्ट बच गया वो क्या बच गया? O2, क्लोरीन
मोनोऑक्साइड की क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ठीक है, ये क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन उसको स्प्लिट कर देते हैं। ये स्प्लिट होते ही एक क्लोरीन एटम O3 के साथ रिएक्शन करेगा और O3 के साथ रिएक्शन करते ही ये O3 को वापस से तोड़ देगा। ठीक है, ये क्या था, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन के से क्या क्या हमें इफेक्ट पड़ते हैं, कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो सबसे पहले जैसे देखो, अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो स्किन कैंसर हो जाता है, हमारी फेसेस पे एक्ने आ जाते हैं, या फिर हमारी आई साइट हमारी वीक हो जाती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो यूवी रेडिएशन देखो कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। अगर इस तरफ प्लांट्स में बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में क्या करता है, जो उनका जो यील्ड होती है वो कम कर देता है, फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है। जो लीव्स होते हैं वो पहले आराम से बढ़िया ग्रीन ग्रीन होते हैं, वो उनकी जो वो होते हैं ना, श्रिंक हो जाते हैं, वो टूटने लगते हैं। और जो क्रॉप यील्ड होती है वो भी कम हो जाती है। क्रॉप यील्ड का मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रही है वो कम हो जाती है। सेकंड, इंटरफेयर कर लेता है डीएनए के साथ, डीएनए को भी कई टाइम ब्रेक कर देता है। अब अगर मैराइन लाइफ की बात करते हैं तो मैराइन लाइफ में क्या, सेम जैसे कि देखो दिखा रखा है ये, कि कुछ नहीं है पानी के अंदर, ये अपने आप ही मरती जा रही है, तो डेथ हो जाती है उनकी। जो उनकी फूड चेन है उनके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है, उनका जो खाना खाने का कंज्यूम करने का वे है वो कम हो जाता है। तो ये सब किसके इफेक्ट है, ये सब है ओजोन लेयर डिप्लीशन की। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है तो यूवी रेडिएशन इफेक्ट करती है किस किस पे, ह्यूमन लाइफ पे भी करती है, मेराइन लाइफ पे भी करती है और प्लांट्स पे भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड ओजोन लेयर डे है, कि वो ओजोन लेयर को जो हेल्थी रखने के लिए वो एक वर्ल्ड ओजोन लेयर डे है, वो कब मनाया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, और बहुत सारे जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर इंटरनेशनल जो यूनियन बनाई गई है वो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स स्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो ओजोन लेयर है उसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको कैसे कि कम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन्होंने एस्टेब्लिश किया है जो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन पे काम कर रहा है, और जो भी इसके इफेक्ट हैं, हार्मफुल इफेक्ट हैं या फिर जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। हमने एक बार सारा रिवाइज कर देती हूँ, हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट एनवायरनमेंट, देन इकोसिस्टम, देन फूड चेन, देन फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, देन हमने किया है सेम बायोमैग्निफिकेशन, देन ट्रॉपिक लेवल जो हमारा ओजोन लेयर की डिप्लीशन है। तो आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।